ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपका इस ई क्लास में मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो चाहरम जमात के इस सबक का नाम है ग़िज़ाई आदात। तो मैं नूर फ़ातिमा आप तमाम का इस ई क्लास में इस्तकबाल करते हुए अपने सबक की तरफ ले जाना चाहती हूँ। बच्चों, प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने से पहले या सबक सुनने से पहले चलो मैं आपसे चंद सवालत करना चाहती हूँ। बच्चों, ये बताओ तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो बच्चों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी है, ग़िज़ा है और हवा है। अच्छा बच्चों, अब बताओ चंद ग़िज़ाई अशिया के नाम बताओ जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हम रोज़ाना ब्रेड, रोटी, चावल, दाल, मछली, तरकारी, बिस्किट, फल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इक्तिसाबी नुकात। चलो बच्चों, आज के सबक के इक्तिसाबी नुकात पर गौर करें। तो यहाँ पर देखिए, आज हम ग़िज़ाई इस सबक में चंद इक्तिसाबी नुकात पढ़ेंगे जो ये हैं। हमें ग़िज़ा कहाँ और कैसे हासिल होती है मालूमात हासिल करेंगे। इज्तिमाई दावत के हालात की शनाख्त करेंगे। यहाँ अमल किए जाने वाले एहतियात जानेंगे। ग़िज़ाई तहज़ीब व इख्तिलाफ़ात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खुद और अपने पड़ोसी अज़ला के ग़िज़ाई तहज़ीबी इख्तिलाफ़ात को जानेंगे। अच्छा बच्चों, तो इस तस्वीर को गौर से देखो। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि तमाम ग़िज़ाई अशिया हमें कहाँ से हासिल होते हैं? अच्छा बच्चों, तो देखो ये ग़िज़ाई अशिया कई मरहलों से तैयार होते हुए हम तक पहुँचते हैं। अब हम ग़िज़ा की तैयारी के मरहलों को जानेंगे और इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखो। बताओ इस तस्वीर में कौन नज़र आ रहा है? तो ये किसान है। किसान हमारे लिए ग़िज़ा को फसल की शक्ल में उगाता है। तो किसान खेतों में लगातार मेहनत करते हुए हम तक ग़िज़ा की फराहमी के लिए मेहनत करता है और ग़िज़ा हम तक पहुंचाता है। तो ज़िराअत क्या है? ज़िराअत खेतों में फसल उगाने के तरीक़े को हम ज़िराअत कहते हैं। तो ज़िराअत हमारे मुल्क का एक अहम पेशा है। किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और हमारा मुल्क भारत एक ज़िराअती मुल्क है। तो बच्चों, अगला मरहला ग़िज़ा की तैयारी का अगला मरहला है फसल का कटाव। तो इस तस्वीर को देखो बच्चों, इस मरहले में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग़िज़ा का कटाव हो रहा है। तो बीज बोने के 6 महीने के बाद फसल तैयार होती है। तो किसान अपने मजदूरों के साथ मिलकर फसल का कटाव करता है और फसल को भूसे से अलग करके वो अनाज की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो यहाँ पर फसल का ज़ख़ीरा होने के बाद फसल का ज़ख़ीरा कहाँ करता है किसान? तो किसान क्या है? इस तस्वीर को देखो बच्चों, तो यहाँ पर एक ज़ख़ीरा खाना बताया गया है। तो यहाँ पर अनाज को थैलों में भरकर रखा गया है। तो ये ज़ख़ीरा खानों में अनाज को भरकर रखने का एक अहम मकसद क्या है? अनाज की हिफाजत होती है ताकि अनाज हम तमाम तक आसानी के साथ पहुँच सके। मार्केट से दुकान तक अनाज की सरबराही, ये अगला मरहला है, यानी ग़िज़ा की तैयारी का ये अगला मरहला है बच्चों। तो इस तस्वीर को देखो, तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ग़िज़ा ज़ख़ीरा होने के बाद बड़े बड़े ट्रकों में, लारियों में तो ग़िज़ा के थैले, ग़िज़ाई अशिया के थैले कहाँ पर? शहरों के बड़े बड़े मार्केटों तक
غذا کی سربراہی آسانی سے ہوتی جا رہی ہے یا ہوتی ہے۔ تو اناج کی سربراہی مارکیٹ سے ہونے کے بعد، مارکیٹ تک اناج پہنچنے کے بعد، مارکیٹ سے لے کر دکان تک اس کی فراہمی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھو بچوں، دکانوں میں کس طریقے سے اناج کی سربراہی ہو رہی ہے۔ دکان میں اناج کی فراہمی، اس کے بعد دکان میں یعنی مارکیٹ سے جب مخصوص داموں پر کسان کو جب مخصوص دام مل جاتے ہیں تو وہ کسان مارکیٹ میں اپنا اناج فروخت کرنے کے بعد، مارکیٹ سے خریدنے کے بعد، مارکیٹ تک پہنچنے کے بعد دکانوں تک اناج پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دکانوں میں اناج کی فراہمی ہوتی ہے، اور دکانوں سے چھوٹے ہو یا شہر، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، عوام کو ہر جگہ اناج کی شکل میں، یہاں پر اناج دکانوں کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دکانوں سے ہم مقررہ مقدار میں، مقررہ قیمت پر اناج کو خرید کر اپنے گھر لاتے ہیں۔ تو گھر میں غذائی اشیاء کی فراہمی، تو گھروں میں مقررہ قیمت پر جب ہم چھوٹے یا بڑے، سب بڑے یا چھوٹے دکانوں سے غذائی اشیاء کو خرید کر گھر لاتے ہیں، تو ان غذائی اشیاء کو چن کر، دھو کر، چھان کر ہمارے گھروں میں موجود باورچی خانوں میں ہم غذا کی تیاری کرتے ہیں، اور غذا کی تیاری کے بعد سب گھر کے افراد مل بیٹھ کر غذا کا لطف اٹھاتے ہیں۔ بچوں، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ غذا ہم تک کن کن مرحلوں سے پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے کسان کے ذریعے سے کسان کھیتوں میں فصل اگاتا ہے، اس کے بعد فصل کا کٹاؤ ہوتا ہے، فصل کا کٹاؤ ہونے کے بعد اناج ذخیرہ کیا جاتا ہے، اناج ذخیرہ ہونے کے بعد مارکیٹ تک پہنچتا ہے، مارکیٹ تک پہنچنے کے بعد پھر دکانوں تک پہنچتا ہے، اور دکانوں سے ہم مقررہ قیمت پر اناج کی خریداری کر کر ہم گھر لاتے ہیں، اور گھر میں غذائی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں، آپ سب کو غذائی اشیاء کے مرحلے معلوم ہو چکے ہوں گے۔ بچوں، تمہارے گھر میں استعمال کی جانے والی غذائی اشیاء کی فہرست بناؤ، اور وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں لکھو۔ اس تصویر کو دیکھو بچوں، اس جدول کو دیکھو، اور اس جدول میں میں نے شمار اعداد ڈالے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو ان شمار نمبر کے تحت آپ اپنے گھر میں استعمال ہونے والی غذائی اشیاء کے نام درج کرتے جاؤ، اور وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں درج کرتے اپنی استانی یا اپنی معلمہ کو دکھاؤ۔ تو بچوں، یہاں پر دیکھو، میں نے بھی ایک جدول تیار کیا ہے۔ بچوں، اس جدول کو دیکھو، تو یہاں پر شمار نمبر 1 یعنی اناج ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ مارکیٹ اور دکان سے۔ دالیں دکانوں سے حاصل ہوتی ہیں، دودھ اور دہی دودھ کی ڈیری سے حاصل ہوتا ہے، ترکاری سبزی مارکیٹ سے حاصل ہوتی ہے، پھل کہاں سے حاصل ہوتے ہیں بچوں؟ ہم پھلوں کو پھل مارکیٹ یعنی بازار سے حاصل کرتے ہیں۔ تو گوشت ہمیں مٹن مارکیٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ بریڈ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، بریڈ کہاں سے حاصل ہوتا ہے بچوں؟ آپ کو بریڈ بیکری سے حاصل ہوتا ہے۔ تو مچھلی بھی ایک اہم غذا ہے جو ہمیں مچھلی مارکیٹ سے حاصل ہوتی ہے۔ شہد دکانوں سے، مختلف قسم کی دکانوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پانی تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، پانی ایک غذائی اشیاء تو نہیں ہے، لیکن غذائی اشیاء کے ساتھ پانی کا استعمال ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو پانی ہم کئی طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ہم پانی کو نل، بورویل سے بھی حاصل کر رہے ہیں یا حاصل کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم روزانہ ایک ہی طرح کی غذا نہیں کھاتے، ہفتے کے ہر دن ہم مختلف قسم کی غذاؤں کو کھاتے ہیں یا مختلف غذاؤں کو پکاتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنی امی جان کو دیکھا ہوگا، تو دیکھو ان تصویروں میں دیکھو بچوں، یہاں پر روٹی ہے، چاول ہے، سامبر ہے، دال ہے، گوشت کے سالن ہے،
और उपमा भी है, पोहे भी है, सभी कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो बच्चों ये ग़िज़ाई अशिया हम हफ्ते के हर दिन यही एक ही तरह की ग़िज़ा नहीं खाते, हम हफ्ते के हर दिन अलग अलग ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। कभी हम रोटी पकाते हैं तो कभी चपाती, कभी डोसा तो कभी इडली। तो इस तरीक़े से हम दिनों के हर हफ्ते में, हफ्ते के हर दिन में अलग अलग ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और इन ग़िज़ाई अशिया को पकाते हैं और इनका खुश असलूबे के साथ इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा का लुत्फ़ उठाते हैं। अच्छा बच्चों, तुम्हारे घर में रोज़ाना और त्योहारों पर पकाई जाने वाली ग़िज़ा के नाम लिखो। इस जदूल को देखो बच्चों, गौर से इस जदूल को देखो। यहाँ पर आपको जो मालूम है, आपको जो पता है, जो आप रोज़ाना किस किस्म की ग़िज़ाई अशिया खाते हैं या ग़िज़ाई अशिया खाते हैं, उन अशिया के नाम यहाँ पे दर्ज करो और त्योहारों के मौके पर पकाई जाने वाली ग़िज़ाई अशिया के नाम भी लिखो। तो ये आपके लिए क्या है, एक सरगर्मी है ताकि आप ग़िज़ाई अशिया के नामों को जान सको, लिख सको और पहचान सको। तो इस सरगर्मी को मैं आपके लिए काम के तौर पर, घर के काम के तौर पर छोड़ रही हूँ यहाँ पर। इसलिए बच्चों या गौर से सुनो और गौर से याद करते हुए सोच समझ कर लिखो और अपनी उस्तानी को इस जदूल को दिखाओ। लिखने के बाद इस जदूल को दिखाओ। तो बच्चों मैंने भी यहाँ पर एक जदूल तैयार किया है। तो इस जदूल को देखो बच्चों। तो इस जदूल में क्या है, रोज़ाना पकाए जाने वाली ग़िज़ाई अशिया के नाम हैं। तो हम रोज़ाना दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी के सालन, रागी का हलवा तो आपने देखा ही होगा ना। तो ये रागी का हलवा ज़्यादातर शहरों के लोग इस्तेमाल नहीं करते, शहरों के लोग इस्तेमाल नहीं करते या नहीं पकाते। ये रागी का हलवा ख़ास तौर पर खरियों की अहम ग़िज़ा है। खरी यानी देहाती लोगों की एक अहम ग़िज़ा है। तो ये रागी का हलवा, रागी जो एक अनाज है, उस अनाज को पीसकर आटा बनाकर इससे रागी का हलवा तैयार किया जाता है। उसके साथ तो आपको मालूम ही होगा पोहे, उपमा, डोसा, इडली, चपाती, ये तमाम ग़िज़ाई अशिया हम रोज़ाना हफ्ते के हर दिन पकाते हैं और खाते हैं। तो इस दूसरे जदूल को देखो बच्चों। यहाँ पर क्या है, त्योहारों के मौक़ों पर पकाई जाने वाली ग़िज़ा मौजूद है। तो मैंने भी एक जदूल तैयार किया है ताकि आप त्योहारों के मौके पर कौन सी ग़िज़ा पकाई जाती है इसके बारे में जान सको। तो हम त्योहारों पर मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई अशिया पकाते हैं। तो हिंदुस्तान क्या है, एक हमारा हिंदुस्तान मजहबी मुल्क है या तहज़ीबी मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। जैसे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई है, पारसी है। ये तमाम लोग एक ही जगह पर हिंदुस्तान की अवाम है और यहाँ पर सब मिलकर रहते हैं। तो अलग अलग मजहबों के त्यौहार अलग अलग होते हैं। तो उनके त्योहारों के तहत हर एक अपने त्योहारों के मुताबिक घरों में ग़िज़ाओं का पकाने का अलग ही इंतज़ाम कर लेते हैं। तो यहाँ पर त्योहारों के मौक़ों पर पकाई जाने वाली ग़िज़ा देखो बच्चों। यहाँ पर पहले नंबर पर है बिरयानी। आपको तो मालूम ही है बिरयानी किससे बनती है। तो बिरयानी गोश्त से बनाते हैं। गोश्त और चावल और मुख्तलिफ़ किस्म के मसालों का इस्तेमाल करते हुए पकाते हैं। तो नेक्स्ट है, तो दूसरे नंबर पर है पुलाव या गोश्त का सालन, शीर खुरमा, गोश्त के कबाब, लड्डू और मिठाइयाँ। क्या आपको पता चल गया बच्चों। तो त्योहारों पर हम इस तरीक़े से मख़सूस ग़िज़ा की तैयारी करते हैं। बच्चों क्या तुम्हारे घर में तमाम त्योहारों पर एक ही तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं? नहीं। आपको पता है? सोचिए बच्चों, नहीं। मुख्तलिफ़ त्योहारों में तैयार किए जाने वाले पकवानों के नाम मुख्तलिफ़ होते हैं या पकवान भी मुख्तलिफ़ होते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस जदूल में देखो मैंने लिखा है ईद उल फितर के मौके पर हम ज़्यादातर शीर खुरमा और दम बिरयानी बनाते हैं। ईद उल ज़ुहा पर बिरयानी, गोश्त के कबाब, जामुन, दिवाली पर लड्डू, पूरियाँ, क्रिसमस में मिठाइयाँ और
चिकन की बिरयानी, दशहरा में पूरियाँ, लेमन राइस, खट्टा खाना, शक्कर की मिठाइयाँ भी बनाते हैं। तो बच्चों, आप तमाम को पता चल गया होगा कि हम रोज़ाना कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और त्योहारों पर कौन सी ग़िज़ा तैयार करते हैं। बच्चों, क्या तुमने कभी किसी मेले या उर्स में खाना खाया है? तो इस तस्वीर को देखो, यहाँ पर एक मेले की तस्वीर है, यहाँ पर एक उर्स की तस्वीर है। तो यहाँ पर उर्स भी एक जलसा होता है जो दरगाह के मौक़ों पर, दरगाह की जगहों पर, मखसूस मकामों पर चलता है। तो बच्चों, तुम्हें एक मेले का मंजर मैं बताती चलूँ या बताती हूँ। गाँव के एक बड़े मैदान में मेला लगता है। वहाँ पर लोग जमा मुजमे की शक्ल में जमा होते हैं। मुख्तलिफ गाँवों से या शहरों से लोग आते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के पोशाक पहनकर ढोल ताशे बजाने की आवाज़ें आती हैं। तो मेले में लोग नाचते कूदते नज़र आते हैं। तो ये एक इज्तिमाई दावत होती है। वहाँ पर मेले में इज्तिमाई दावत का या खाने का इंतज़ाम होता है। अच्छा बच्चों, गाँव के तमाम लोग इस तक़रीब को अंजाम देने के लिए अपने तौर पर कई चीज़ों का अतिया देते हैं। क्या आपको मालूम है? तो थोड़े लोग लकड़ी का इंतज़ाम करते हैं, थोड़े लोग लकड़ी का इंतज़ाम करते हैं, थोड़े लोग रुपयों की नक़द रुपयों का इंतज़ाम करते हैं। कोई अनाज देता है, कोई लकड़ियाँ देता है, कोई तेल देता है। इस तरीक़े से तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके गाँव के लोग मेले का इंतज़ाम करते हैं और वहाँ पर मेले की तक़रीब में हाज़िर होकर सभी लोग खुशी खुशी के साथ मेले का लुत्फ़ उठाकर खुशी खुशी खाना खाकर वहाँ पर मेले में इज्तिमाई दावत का इंतज़ाम भी होता है। तो सब लोग मिल बैठकर एक ही जगह पर खाना खाकर मेला ख़त्म होने के बाद खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको एक मेले की तक़रीब किस तरह से होती है, मेला कैसा लगता है, मेले में लोग क्या क्या करते हैं, ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी है। तो आपको भी एक इज्तिमाई, यकीनन आपने भी किसी इज्तिमाई दावत में हिस्सा लिया होगा ना। तो वो कौन सा मौका था या कौन सा मौका था, उसे अपने अल्फाज में लिखो। इस मौके को अपने अल्फाज में लिखो। आओ बच्चों, अब हम इज्तिमाई दावत में अमल की जाने वाली चंद एहतियाती तदाबीर को जानेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो, जब इज्तिमाई दावत होती है तो ये हमें चाहिए कि इन एहतियाती तदाबीर का इंतज़ाम करें, ये एहतियाती तदाबीर को जानें। तो पकाने की जगह साफ़ और कीड़े मकोड़ों से पाक होनी चाहिए। दूसरा, पकवान में इस्तेमाल होने वाली अशिया और बर्तन को साफ रखना चाहिए। यहाँ पर खाने के इंतज़ाम के लिए या सरबराही के लिए हमको चाहिए कि साफ जगह का इंतज़ाम हो। इनके नाखून तराशे खाना मेले में खाना पकाने का इंतज़ाम करने वाले जो मजदूर या लोग होते हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी ख़ास जिस्म की पाकी सफाई का इंतज़ाम करें। इसके साथ साथ खाने की जगह धूल और जरासीम से, कीड़े मकोड़ों से पाक होनी चाहिए। पीने के पानी के लिए खालिस पीने पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। पकवान की जगह हवादार और रोशनदार होनी चाहिए। बच्चों, आपको मालूम है, आप दोपहर का खाना आप अपने स्कूल में ही खाते होंगे। तो तुम्हारे स्कूल में दोपहर का खाना एक इज्तिमाई दावत है। इस खाने के दौरान तमाम को कौन कौन से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, आइए देखें। तो सबसे पहले खाना खाने से पहले हमें चाहिए कि हाथों को पाको साफ हैंड वाश से अपने हाथों को पाको साफ रखें। खाना खाने की जगह को साफ रखें। खाना खाने से पहले हम एक फर्श पर हमें चाहिए कि एक पाक कपड़े का इंतज़ाम करें। और खाने के दौरान बच्चों को हमें ये कहना चाहिए कि हर तरकारी और हर चीज़ को सही तरीक़े से खाएं और खाने का इसराफ मत करें। खाने के बाद हमें चाहिए कि अपने हाथों को साबुन से धोएं।
تو کھانا ڈالنے والوں کو بھی چاہیے کہ کھانے کا جو انتظام کرتے ہیں، ڈالنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہاتھوں سے کھانا ڈالنے کی بجائے چمچ کا انتظام کریں۔ تو اچھا بچوں، ہم نے جانا کہ کھانا کھانے کے لیے ہمیں کیا تدابیر کا استعمال ہونا چاہیے۔ تمام بچوں کے لیے مناسب برتن کا بھی انتظام ہونا چاہیے، پینے کا پانی اچھا ہونا چاہیے، پینے کا پانی کا صاف انتظام ہونا چاہیے، بچوں کو مناسب مقدار میں کھانے کی تقسیم کی جائے۔ روزانہ ایک معلم کو چاہیے کہ اس کارروائی میں یا اس کھانے کی کارروائی میں معلم رہنمائی کرے، اور بچوں کو ہمیں تاکید کرنا چاہیے کہ غذا کا اسراف نہ کریں۔ اچھا بچوں، اس تصویر کو دیکھو بچوں، یہ تصویر کرناٹک کے ریاست کی تصویر ہے۔ تو ہمارا ملک بھارت ہے، ہم ریاست کرناٹک میں مقیم ہیں، ہمارا ضلع بلاری ہے، ریاست کرناٹک کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ تو ہمارے ضلع کے پڑوسی اضلاع بیدر، گلبرگہ، بیلگاوی، رائچور وغیرہ ہیں۔ تو یہاں پر تو ہم بلاری میں رہتے ہیں۔ تو بلاری کیا ہے؟ شمالی کرناٹک، ریاست کرناٹک کے شمالی حصے میں موجود ہے۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قسم کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی غذائی عادات مختلف ہوتی ہیں؟ مثلاً بیلگاوی اور بیدر جیسے شمالی اضلاع میں رہنے والے لوگ جوار سے تیار کی جانے والی غذا کھاتے ہیں۔ اسی طرح منگلور اور اڑپی جیسے ساحلی علاقوں کے لوگ غذا کے طور پر مچھلی کا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ میدانی علاقے کے لوگ جیسے منڈیا، میسور میں راگی اور چاول کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ راگی کے آٹے سے بنے حلوے کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا ضلع بھی شمالی اضلاع میں موجود ہے، تو یہاں پر زیادہ تر لوگ جوار سے بنی روٹی اور مختلف قسم کی ترکاریوں سے بنے سالنوں کا، سبزیوں کا انتظام کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ لوگ اپنے ماحول اور اپنی روایات، مقامیت اور خاندان کے لحاظ سے اپنی غذائی عادات کو اپناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے بچوں؟ یہاں پر دیکھو، یہ بہت ضروری معلومات ہے، اس معلومات کو غور سے دیکھو بچوں۔ تو دیکھو، ایک اژدھا بغیر غذا کے 1 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ نے اژدھے کو دیکھا ہے؟ اژدھا ایک بہت بڑا سانپ، یعنی سانپ کی ایک قسم ہے۔ اژدھا ایک بہت بڑا سانپ ہوتا ہے، وہ بغیر غذا کے اژدھا بغیر غذا کے 1 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہماری غذا اکثر جسم کو گرم رکھنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے بچوں، کیونکہ پھل ہماری صحت بناتے ہیں، یعنی صحت کو برقرار، تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہر روز پھلوں کا تو 278 قبل مسیح سے پہلے مصر میں مولی کی کاشت ہوتی تھی۔ تعجب کی بات ہے کہ اس مولی کا رنگ سیاہ ہوتا تھا، لیکن آج کل جو ہم سبزی مولی استعمال کرتے ہیں اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ متوازن غذا کھانی چاہیے۔ غیر متوازن غذا کھانے سے صحت بگڑ جاتی ہے، اور متوازن غذا کا استعمال ہماری صحت کو تندرست رہنے میں اور ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چاول کی بیرونی پرت، چاول ایک مخصوص اناج ہے جو ہم روزانہ اپنی غذاؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ چاول کے بغیر ہمارا کھانا پینا ادھورا ہوتا ہے۔ چاول کی بیرونی پرت میں وٹامن بی یعنی حیاتین بی کثرت سے ہوتی ہے۔ چاول کی زیادہ پالش کرنے سے حیاتین بی ضائع ہو جاتا ہے۔ سیب، ایک سیب میں پائے جانے والی تغذائی اجزاء 2 کیلوریز کے برابر ہوتی ہیں، یعنی جو تغذائی اجزاء سیب میں پائے جاتے ہیں اس کا وزن
2 कैलोरीज के बराबर होता है। चलो बच्चों, सीखी हुई मालूमात का यादा करेंगे। हमने शुरू से लेकर अब तक जो मालूमात, जो सबक में मालूमात हासिल किए हैं, उसका चंद सवालात की सूरत में जवाबात अक्स करते हुए हम यादा करेंगे। अच्छा बच्चों, देखो ये सवाल नंबर 1 है। बताओ हमें ग़िज़ाई अशिया कहाँ से और कैसे हासिल होती हैं? हमें ग़िज़ाई अशिया बाज़ार, मार्केट, दुकानों से हासिल होती हैं। तो दूसरा सवाल, शुमाली अज़ला के लोगों की ग़िज़ा कौन सी है? अच्छा बच्चों, शुमाली अज़ला के लोगों की ग़िज़ा जवार से तैयार की जाने वाली रोटी और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों से तैयार की जाने वाली सब्जियां होती हैं। तो सवाल नंबर 3 जो यादें में मैंने आपके लिए रखा है, ये वो है, हमारे पड़ोसी अज़ला कौन से हैं? तो हमारे पड़ोसी अज़ला यानी हमारा ज़िला बल्लारी है, तो बल्लारी के पड़ोसी अज़ला कोप्पल, बेलगावी, बीदर, गुलबर्गा वगैरह हैं। तो बच्चों, मैंने जो आज को आपके लिए जो सबक की समझाइश की है, इसके लिए मैंने आपके लिए घर पर काम तैयार किया है। तो इस घर पर काम के सवालात को गौर से देखो और अपनी कापियों में नोट करके इस पर इस घर पर काम को मुकम्मल करने की कोशिश करो। ग़िज़ाई अशिया की तैयारी और हम तक पहुंचने के मराहिल कौन कौन से हैं, लिखो बच्चों। दूसरा सवाल है, हमारा ज़िला कौन सा है और यहाँ की ग़िज़ा कौन सी है? तीसरा सवाल है, इज्तिमाई दावत। मैंने आपको सबक में समझाया है कि इज्तिमाई दावत किसे कहते हैं और ये कहाँ पर मुनक़्क़द होती है, इसके लिए हमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। इसी के इवज़ में मैंने आपके लिए एक सवाल तैयार किया है, जो सवाल नंबर 3 है। इज्तिमाई दावत में पकाए जाने वाले या पकाने से पहले किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए? सवाल नंबर 4। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तुम्हारे ज़िले में यानी हमारे ज़िले में जहाँ तुम रहते हो, उस ज़िले का नाम लिखते हुए वहाँ पर तैयार की जाने वाली मखसूस या खुसूसी पकवानों के नामों की फहरिस्त तैयार करो। तो इस तरीक़े से हमने जो सबक की समझाइश की है, उसका मैंने यादा भी किया है और घर पर काम भी दिया है आप लोगों को। आप इस घर पर काम की मदद से और यादें की मदद से कोशिश कीजिए कि अपने बड़ों का साथ लेकर, अपने भाइयों से बहनों से बैठकर अपने मालूमात को जानते हुए, उनके मालूमात को अक्स करते हुए इन तमाम घर पर काम मैंने जो आपको दिया है उसे मुकम्मल करने की कोशिश करें। और ये जो घर पर काम के सवालात हैं उसको अपनी नोटबुक में लिखकर अपने मुअल्लिमा को दिखाएं। अच्छा बच्चों, घर पर काम मुकम्मल होने के बाद मैं आपको जो मैंने सबक के दौरान जो सरगर्मियाँ दी हैं, जो फहरिस्त तैयार करने के लिए दी है, उस फहरिस्त को भी आपको तैयार करना चाहिए। मैंने वहाँ पर दिया है कि रोज़ाना पकाई जाने वाली ग़िज़ाओं के नाम लिखो, घर में त्योहारों पर पकाई जाने वाली ग़िज़ाओं के नाम लिखो। इस तरीक़े से मैंने आपको जो फहरिस्त दी है उसकी तैयारी करो। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैं आपकी इस क्लास का वक्त को ख़त्म करते हुए इस क्लास को इख्तिताम पर लाती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.